अब ज़रा देख लेते हैं कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में किस तरह के डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जो एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान है, इसकी हमें राइट साइड पर इसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि इसमें एक इंट्रोडक्शन सेक्शन है और फिर एक्सेप्टेंस टेस्ट कैटेगरी बताई जाती है कि हम किस कैटेगरी को टेस्ट करने जा रहे हैं, और फॉर ईच कैटेगरी हम बता देते हैं कि किस तरह की ऑपरेशनल इन्वायरमेंट पे हम चेक करेंगे इसको, परफॉर्मेंस के लिए या किसी और रिलायबिलिटी के लिए या यूजेबिलिटी के लिए। और ये हम कहाँ से बोरो कर सकते हैं? अपने सिस्टम टेस्ट से बोरो कर सकते हैं कि ऑपरेशनल इन्वायरमेंट किस तरह की होगी। लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क होगा, सिस्टम टेस्ट करते हुए हम एमुलेटर्स सिमुलेटर्स इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल सिस्टम्स होंगे सब के सब। ये बात ज़रा नोट करने वाली है कि यहाँ पर हम एमुलेटर सिमुलेटर इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, एक्सेप्टेंस टेस्ट के टाइम पर हम एक्चुअल चीज़ों पे काम कर रहे होंगे। तो अब क्या ये जो टेस्ट केसेस यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, ये नए सिरे से डिज़ाइन किए जाने चाहिए, या वो जो सिस्टम टेस्ट हमारे पास थे, सिस्टम टेस्ट केसेस, वो सब के सब यहाँ पर चला देने चाहिए? इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम अगर हम इस तरह से कर रहे हो तो। रिडंडेंसी ठीक ठाक बढ़ जाएगी। हमने सिस्टम टेस्टिंग के ऊपर फॉर एग्जांपल 4 से 5 हफ्ते लगाए, और तो अब उससे ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि अब रियल इन्वायरमेंट में चीज़ें कर रहे हैं और वही चीज़ें दोबारा से कर रहे हैं, तो ये लगेगा कि शायद थोड़ी सी रिडंडेंसी है। हमें सिर्फ ऑब्जर्व ये करना होता है कि सिस्टम टेस्टिंग के ऊपर जो कुछ हुआ, अगर वो हम देख लें कि इंडिकेटिव है गुड क्वालिटी का, तो अब यहाँ पर हम सिर्फ ये देखें कि हमारी सिचुएशन में आके चीज़ें वाकई वैसी चलती हैं जैसे वो एमुलेटर्स और सिमुलेटर के साथ चल रही थी। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि आपके जो सिस्टम टेस्ट केसेस हैं उसका एक सबसेट चूज़ कर लिया जाए और उसको यहाँ पर चला लिया जाए। फॉर ईच कैटेगरी, फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस की कैटेगरी के कोई 5 से 10 टेस्ट केसेस चूज़ कर लिए जाए रैंडमली, या यूजेबिलिटी टेस्ट के लिए कुछ टेस्ट केसेस इस्तेमाल कर लिए हैं, करेक्टनेस के लिए कुछ टेस्ट केसेस इस्तेमाल कर लिए हैं, रिलायबिलिटी के लिए कुछ टेस्ट केसेस इस्तेमाल कर लिए हैं, एंड सो ऑन। इस तरह से हर कैटेगरी के लिए कुछ 5 से 10 टेस्ट केस सेलेक्ट कर लिए जाए और उनको चला लिया जाए। अगर वो चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि बाकी भी प्रॉब्ली चलेंगे। यस, देयर इज़ अ वर्ड प्रॉबेबली, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते, वक्त ज़ाया नहीं कर सकते कि हम तमाम के तमाम टेस्ट दोबारा से चला दें। हम यही ज़ूम करें कि मेजरली इसमें चल रहे हैं तो बाकी भी चल रहे होंगे, और जो नहीं चल रहे हैं उनको इमीडिएटली फिक्स किया जा रहा है उन प्रॉब्लम्स को। और अगर इसमें से मेजर नंबर ऑफ टेस्ट केसेस ना चल सकें, नाउ दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। यहाँ पर हम फिर कहते हैं कि कुछ चीज़ें रीडू करनी पड़ती हैं, या हम कहते हैं कि सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस हमारे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग सक्सेसफुल होगी, वो फिर आप एक नया वर्जन दे रहे होंगे आफ्टर सम टाइम। इसमें इसी डॉक्यूमेंट के अंदर हमें साथ बताना क्या होता है, बताना होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे। इन ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या होगा, इन ह्यूमन रिसोर्सेज में हमारे एक्सेप्टेंस टेस्टर्स होंगे जो कि क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होंगे, और बताया जाएगा कि उनके क्या रोल्स हैं, वो कौन सा पर्सन या कौन सा सेट ऑफ पीपल किस तरह की टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा होगा, परफॉर्मेंस के लिए कौन सा है, रिलायबिलिटी मेजर करने के लिए कौन सा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा इसमें बताया जाएगा कि टेस्ट इंजीनियर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, ये टेस्ट इंजीनियर्स क्या करेंगे, ये ट्रेनिंग का काम भी करेंगे फॉर द एक्सेप्टेंस टेस्टर्स, ये उनके साथ इश्यूज रिजॉल्व करने वाला काम भी करेंगे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इससे पहले सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म की इसी सिस्टम के ऊपर, और दे हैव बीन पार्ट ऑफ द सिस्टम टेस्ट ग्रुप्स ऑन डेवलपमेंट साइड। ये जो मैं ऊपर बात कर रहा था कि रैंडम सबसेट 5 से 10 टेस्ट केसेस का चलाया जाता है फ्रॉम ईच कैटेगरी, फिर मैं कह रहा था कि कुछ टेस्ट केसेस अगर ना चलें तो भी काम, तो हम इनको यहीं पे रिवाइज़ कर लेते हैं। ज़्यादा टेस्ट केस ना चलें तो फिर हम शायद नया वर्जन दे रहे होंगे। जहाँ पे क्वान्टिफाइबल नंबर रख लिया जाए तो अच्छी बात है। मिसाल के तौर पे हम ये सेट कर सकते हैं ड्यूरिंग एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया कि आपके 90% टेस्ट केसेस जो हैं फ्रॉम ईच सिलेक्टेड कैटेगरी वो चलने चाहिए। अगर 90% टेस्ट केसेस हर दफ़ा नहीं चल रहे होंगे तो हम इसका मतलब है हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इसी तरह से मीट नहीं हो रहा। हम ये इस तरह से भी इन चीज़ों को चला सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि 5 से 10 केसेस रैंडमली उठाएंगे तो हर दफ़ा 4, अगर 5 हैं तो 4 टेस्ट केस फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन एवरेज 4.5 होगा, लेकिन हर 2 कैटेगरीज में से सिर्फ एक टेस्ट केस फेल हो सकता है। और अगर 10 टेस्ट केस हैं हमने चूज़ किए हुए तो इसका मतलब है कि अप टू 9 टेस्ट केसेस इन ईच कैटेगरी हमारे चलने चाहिए, सही चलने चाहिए। तो इस तरह से हम अपने एक्सेप्टेंस टेस्ट चीज़ों को लेकर चल सकते हैं।
उसके बाद जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो एक्सेप्टेंस टेस्ट रिपोर्ट है। ये हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जिसके बाद हम डिसीजन ले रहे होते हैं कि क्या हमें ये सॉफ्टवेयर एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। इसमें हम क्या करते हैं, एक तो हमने डेट तो बताई दी, उसके अलावा हम टेस्ट केस एग्जीक्यूशन स्टेटस लिख देते हैं, कितने टेस्ट केस एग्जीक्यूट किए गए और उसमें से कितने पास हुए, कितने फेल हुए। फिर अगर कोई डिफेक्ट्स पकड़े गए हैं तो उनका आइडेंटिफायर भी एक होगा, बताया जाएगा कि ये इशू था क्या। फिर हम ये भी नोट कर लेते हैं कि हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया चेंज अगर है तो वो इस पर्टिकुलर डिफेक्ट के अगेंस्ट वो कौन सा चेंज नंबर है। आपको याद होगा दूसरा ऑब्जेक्टिव हमें देखा था एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का, उसमें था कि इफ़ देयर आर एनी डिस्क्रिपेंसीज दे शुड बी रिजॉल्व। तो जो ACC नंबर्स हैं ये उन्हीं डिस्क्रिपेंसीज को रिपोर्ट करने के नंबर्स हैं कि हम किस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को चेंज करने की तरफ जा रहे हैं। देखिए इस एक्सेप्टेंस यानी हमारे इस डिफेक्ट की वजह से कौन सा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अफेक्ट होगा और उसके हिसाब से हमें चेंज करने की ज़रूरत है वगैरह वगैरह। और फिर हम अपने इस टेस्ट रिपोर्ट में क्यूमुलेटिव टेस्ट एग्जीक्यूशन रिजल्ट्स पे डाल देते हैं कि ठीक है हम एक तो वीक वाइज बता रहे हो या डे वाइज बता रहे हो कितने टेस्ट केसेस चले, वहाँ पर एक समरी भी आ रही हो कि अभी तक क्यूमुलेटिव कितने चल चुके हैं, कितने पास हुए हैं, कितने अभी एग्जीक्यूट होने से रह गए हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सबसे आखिर में हमारे पास जो टेस्ट एक्सेप्टेंस टेस्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो एक्सेप्टेंस टेस्ट समरी रिपोर्ट होता है। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें इवेंचुअली एक ओवरऑल रिकमेंडेशन भी देनी होती है कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का रिजल्ट क्या है। इस डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है राइट साइड पर नीचे। इसमें हम कह रहे हैं कि रिपोर्ट आइडेंटिफायर होगा, समरी होगी, वेरिएंसेस, समरी ऑफ रिजल्ट्स। तो इस डॉक्यूमेंट में हम क्या नोट कर रहे होते हैं, इसमें हम नोट कर रहे होते हैं कि अच्छा किस तरह की टेस्टिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई, कितने टेस्ट फेजेस चलाए गए, कौन कौन से इन्वायरमेंट्स में टेस्ट किया गया, लाइक कौन कौन से टूल्स थे, बीच में कौन कौन सी चीज़ें इंटीग्रेट की गई थी हमारी सिस्टम के साथ वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें हम इसमें रिपोर्ट कर देते हैं। और फिर हम साथ ये भी रिपोर्ट करते हैं कि इन वेरिएंसेस के जो हमने प्लान किया था और जो एक्चुअली हुआ इनमें कितना डिफरेंस है, हमने कितनी चीज़ें प्लान की थी, कितनी एग्जीक्यूट हुई, या कब प्लान की थी कब एग्जीक्यूट हुई। इसका ताल्लुक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में ये ओवरऑल रिकमेंडेशन से तो नहीं होगा, ये हम अपने इस प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए फ्यूचर में एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे इस तरह के डिफरेंसेस को। फिर हम समरी भी दे रहे होते हैं। समरी में हम देख रहे होते हैं कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दैट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड और पास्ड एंड फेल्ड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये हमारे रिजल्ट्स की समरी है, जिससे हम अंदाज़ा लगाएंगे इवेंचुअली कि ये एप्लीकेशन जो है ये जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का काम है ये सक्सेसफुली हुआ है, मुकम्मल नहीं हुआ। और अगर यहाँ पर हमें कभी ज़रूरत पड़े इस दौरान के कौन कौन से एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया चेंज करने की ज़रूरत है, उसको भी हम यहाँ पे समराइज़ कर देते हैं अपने इसी सेक्शन के अंदर। फिर अगला जो सेक्शन है, या ये जो दो सेक्शन, सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 6, ये वो सेक्शन है जो हमारे ओवरऑल डिसीजन में मदद करते हैं। मदद तो खैर ये टेस्ट समरी वाला भी कर रहा है, लेकिन ये इनका ताल्लुक 5 और 6 का ताल्लुक जो है ये ज़्यादा है। ओवरऑल असेसमेंट एंड लिमिटेशंस हम देख रहे होते हैं अपनी इवैल्यूएशन के सेक्शन के अंदर कि हमारी हर क्वालिटी एट्रीब्यूट को, एग्जांपल रिलायबिलिटी को अगर हम असेस करने जा रहे हैं तो उसमें सिस्टम ने कैसा बिहेव किया, एज एक्सपेक्टेड बिहेव किया या नहीं किया। सिमिलरली यूजेबिलिटी में सही बिहेव किया एज एक्सपेक्टेड या नहीं किया। तो हर कैटेगरी के लिए हम अलग अलग इवैल्यूएशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उसमें अगर कुछ लिमिटेशंस हैं हमारी, कुछ प्रॉब्लम सिस्टम में भी मौजूद हैं, वो डॉक्यूमेंट कर दी जाती हैं। साथ में डेविएशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी यहाँ पे ज़रा क्लियरली और ज़रा एलैबोरेट मैनर में लिखा जाता है कि अब हमें अपनी एक्यूरेसी के ऊपर, पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक्यूरेसी 93% आएगी, लेकिन अब एक्यूरेसी 91 के ऊपर हम शायद मान रहे हैं, या अभी हम फॉर द टाइम बीइंग हम कह रहे हैं कि ऑल राइट 91% इज़ फाइन फॉर द मोमेंट। हम शायद अगले कुछ 6 महीने के अंदर चाहेंगे कि ये 93% पर पहुंच ही जाए। तो इस तरह की चीज़ें हम जो है वो इसमें लिख रहे होते हैं। और हमने इसके अगेंस्ट वो जो कुछ देर पहले हमने देखा था ना, एक्सेप्टेंस टेस्ट या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया चेंज डॉक्यूमेंट नंबर्स वगैरह, तो ACC डॉक्यूमेंट्स हमने साथ बनाए हुए होंगे, इसमें हम नोट कर रहे होंगे कि अच्छा किस किस क्राइटेरिया को किस हद तक हम अलाउ कर रहे हैं।
फिर ओवरऑल रिकमेंडेशन आ जाती है हमारी इन तमाम चीज़ों के बाद। वो ये रिकमेंडेशन यही है जो एक्चुअली एंड ऑफ या रिज़ल्ट ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है कि आइदर दिस सिस्टम विल बी अनकंडीशनली एक्सेप्टेड और कंडीशनली एक्सेप्टेड। कंडीशनली एक्सेप्ट हुआ तो क्या होगा, ये जो डेविएशंस हमने नोट की हैं इनके साथ कुछ टाइम फ्रेम्स ऐड हो जाएंगे और उन टाइम फ्रेम्स के साथ कहीं जाके हमारी एक्सेप्टेंस आएगी। और ये भी इसमें हो सकता है कि हमें पता चले कि हमें क्या ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग दोबारा से परफॉर्म करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, ये भी लिखा जा सकता है कंडीशनली एक्सेप्ट करने में, क्योंकि सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस है। और तीसरी पॉसिबिलिटी रिजेक्ट की है। इन तीनों में से जो भी आउटकम होगी हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का फेज़ मुकम्मल हो जाएगा और हमारी एप्लीकेशन इज़ नाउ रेडी टू यूज़। if the result is not reject, if the recommendation is not reject, then the application is ready to use. It can be the users can actually start using this application and now it is gone into production. बीटा टेस्टिंग सिर्फ ऐसा नहीं है जो हमने देखा कि एक्सेप्टेंस लेवल पर हो रही होती है, कुछ लोग बीटा टेस्टिंग सिस्टम लेवल पर भी परफॉर्म करते हैं। जो सिस्टम लेवल पर हम बीटा टेस्ट परफॉर्म करते हैं अगर, तो उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि हमने इसमें से फॉल्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव एक फीडबैक लेना होता है कि ये सिस्टम कितना यूजेबल है, मे बी कितना इजी टू यूज़ है, कितना डिफ़िकल्ट टू मैनेज है या टू यूज़ है। तो इस तरह की चीज़ें ही देखने के लिए हम बीटा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे टेस्टिंग साइकिल्स चल रहे होते हैं ना, तो साथ साथ बीटा टेस्ट हो सकता है चल रहे हों, लेकिन बीटा टेस्ट से पहले ज़रूर आपने डिसाइड किया होगा कि आप किस फॉर्म में बीटा टेस्ट किस फॉर्म में सिस्टम आ गया या किस स्टेज में सिस्टम पहुंच चुका है तो हम बीटा टेस्ट करवा सकते हैं। पहली ही रिलीज़ या दूसरी ही रिलीज़ या तीसरी बिल्ड हम बीटा टेस्ट के लिए नहीं दे सकते। हम थोड़ी सी एक स्टेबल रिलीज़ देते हैं बीटा टेस्ट के लिए। बीटा टेस्ट हम देते किसको हैं, कुछ कस्टमर्स हम आइडेंटिफाई क्या कहना चाहिए उसको, कस्टमर्स कह रहे थे, कुछ कस्टमर्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनको हम कहते हैं दे आर फ्रेंडली कस्टमर्स। वो प्रॉबली हम अज्यूम ही करेंगे कि वो अनॉय नहीं होंगे या वो प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर्स जो हैं वो शायद उन पर हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाएगा अगर हमारे इस रिलीज़ में कोई मसाइल हुए, तो हमारे बीटा वर्जन में कोई मसाइल हुए तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि दिस इज़ बीटा वर्जन। हम कुछ यूज़र्स को वो दे देते हैं और वो जो यूज़र्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट ही करते हैं कि वो हमें फ़ीडबैक देते रहें। हम अगर वो फ़ीडबैक हम उनकी परमिशन से ऑटोमेटिकली भी रिसीव कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के यूजेज के दौरान। तो ये जो बीटा टेस्ट हैं, ये जो बीटा टेस्टिंग इस टाइम पर परफॉर्म की जाती है, इसमें एक्सेप्टेंस हमारा शायद ऑब्जेक्टिव ना हो। हम क्या करेंगे, विद ईच टेस्टिंग साइकिल में भी वीक वाइज हमारे टेस्टिंग साइकिल्स चल रहे हैं, तो यहाँ से भी इनपुट आती रहेगी, साथ साथ टेस्टिंग साइकिल्स चल रहे हैं और साथ साथ हमारी बीटा कस्टमर से फीडबैक आ रही है। वो अगर पॉसिबल हो तो मीटिंग्स के ज़रिए कर सकते हैं, वरना हम एप्लीकेशन यूजर्स में से डेटा ले सकते हैं या किसी और तरह से हम उनको कह सकते हैं कि वो अगर ऑटोमेटिक यूजेज डेटा नहीं आ रहा या ऑटोमेटिक फॉल्ट्स रिपोर्ट नहीं हो पा रहे, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप इस्तेमाल के दौरान जैसे जैसे महसूस करते हैं आप फॉल्ट्स जो हैं वो रिपोर्ट करते रहें हमारे फ्लाम पोर्टल पर या हमारे सिस्टम पर जो बग ट्रैकिंग सिस्टम है। तो इस तरह से भी बीटा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ये वाला बीटा टेस्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्सेप्टेंस लेवल बीटा टेस्टिंग, ये सिस्टम लेवल की बीटा टेस्टिंग है।